देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग जारी। पिछले 3 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच में 39 लोग पाए गए कोविड संक्रमित। कुल 3,994 सैंपल की हुई जांच। दिल्ली समेत उत्तर भारत के इलाकों में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक ठंड से थोड़ी राहत मिलने की जताई उम्मीद। रूस ने की तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। यूक्रेन में रूसी अभियान के कारण उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा लागू करने वाले देशों के खिलाफ उठाया कदम। अगले साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 महीने के लिए लगी रोक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान के प्रतिबंध की निंदा की। देश में मानव अधिकारों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। महिलाओं और लड़कियों से संबंधित नियमों को उलटने के लिए तालिबान से किया आह्वान। श्रीलंका के खिलाफ T20 और 1 दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 3 जनवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान। वहीं 10 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा की होगी वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू जिले के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें छिपे आतंकियों द्वारा गोलीबारी की गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने ट्रक में छिपे तीनों आतंकियों को मार गिराया। हालांकि मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब हो गया। 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। उसका पीछा किया। जब ये सिद्रा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज भद्राचलम में स्थित श्री सीतारामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम का दौरा करेंगी और प्रसाद योजना के तहत भद्राचलम मंदिर में पर्यटन के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की आधारशिला रखेंगी। वो तेलंगाना वनवासी कल्याण परिषद की ओर से आयोजित समक्का सरलामा जनजाति पुजारी सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलुगु जिले में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल स्थलारामप्पा मंदिर भी जाएंगी। राष्ट्रपति वारंगल जिले में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद परियोजना का शुभारंभ करेंगी और संस्कृति मंत्रालय की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज ओडिशा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान नड्डा कंधमाल और खोर्धा में 2 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। जेपी नड्डा कंधमाल के जलिस्पता आश्रम पहुंचकर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा खोर्धा मां भगवती के मंदिर में दर्शन भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 8A के अंतर्गत असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का फैसला किया है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 1 जनवरी 2023 से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में किसी भी नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की मंजूरी न दें। और दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार सतर्कता बरत रही है। सरकार ने 24 दिसंबर से हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैंडम जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पिछले
3 दिनों यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को एयरपोर्ट पर की गई जांच में 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन 3 दिनों में कुल 3,994 सैंपल की जांच की गई। इन सैंपल्स को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 188 मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं पिछले 24 घंटों में 141 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.18% दर्ज की गई है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.14% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,468 है। और वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 90,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 38 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के इलाकों में अब प्रचंड ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 5:30 बजे 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पालम में पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने भी अपना सितम बरकरार रखा है। ठंड के साथ लोग कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। शीतलहर के कारण दिन में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के कारण सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर लगातार बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में आज से शीतलहर की स्थिति में काफी कमी आने की संभावना है। 29 तारीख को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एडजनिंग हिमाचल प्रदेश एरिया में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में उत्तराखंड में भी स्नोफॉल हो सकता है। जब ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, इससे पहले टेम्परेचर राइज होता है और जाने के बाद टेम्परेचर फॉल होता है। यानी 30 तारीख तक हमारा टेम्परेचर राइज होगा और 31 से फिर टेम्परेचर फॉल होने का उम्मीद है। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। गढ़वा के प्रतापपुर पंचायत में योजना के बेहतर क्रियान्वयन से स्थानीय लोगों की सुंदर पक्के आशियाने की आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं। देखिए। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में कमजोर तबकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा सहारा मिल रहा है। प्रतापपुर पंचायत के कई लोग गरीबी के कारण मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे। उन्हें बारिश के समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना इन गरीबों के जीवन में सुखद बदलाव लेकर आया है। माटी के घर रहे, कुत्ता बिल्लार सियार हेलत रहे, घर उठाए से हनी कि में पानी पतर नहीं खेचुए, आराम से रही थी। माटी के घर में हम रहत रही तो माटी के घर चुआत रहे, फूट गेलक, टूट गेलक, ओकरा में लइकन बगारी नहीं पढ़े पारत रहन, ओकरा में हमन नहीं सुते पारत रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मान ले अगर दे दिलन हमन के घर दुरा तो बनैली, एकरा में बढ़िया से सुरक्षित से रहत या। प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत प्रतापपुर पंचायत में पक्का मकान बनने से लाभार्थी खासे खुश हैं। घर का माहौल भी सुकून भरा हो चला है, जिससे हर काम में सुविधा हुई है। बच्चे भी अब नए पक्के मकान में बिना किसी कठिनाई के पढ़ाई भी कर रहे हैं। और पहले जैसे पढ़ते थे तो पानी उनी गिरता था तो किताब पे गिर जाता था, तो हम लोग के बहुत प्रॉब्लम होता था। और अभी आवास योजना मिला है जो प्रधानमंत्री की योजना तरफ से, तो हम लोग के फायदा है कि मतलब
पढ़ते हैं तो मतलब उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। मिट्टी के पहले घर था, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था, बरसात होता था तो चूता था। अब प्रधानमंत्री ने दिए घर तो अच्छा से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रतापपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री आवास योजना को किसी वरदान से कम नहीं मानते। उनका कहना है कि मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकान बनने से गांव की तस्वीर भी बदल गई है। हमारे प्रतापपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बनने से हमारा पंचायत से बहुत गरीब लोग सुरक्षित हो गए। ये योजना जो है बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे हमारे पंचायत के गरीब को बहुत लाभ है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान हो। आकांक्षी जिला योजना ने निश्चित रूप से देश के सभी हिस्सों के समग्र और समावेशी विकास को नया आयाम दिया है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात स्टार्टअप चैंपियंस की। राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड विजेता स्टार्टअप नयन टेक्नोलॉजीज की नयन ने अत्याधुनिक AI तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके जरिए निरंतर यातायात और सड़क निगरानी करना आसान हुआ है। स्टार्टअप किसी भी दुर्घटना, यातायात उल्लंघन और यातायात बाधाओं के बारे में सरकार और लोगों को सूचित कर उसकी फुटेज भी उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं ये एक छोटी सी खास रिपोर्ट। भारत जैसे देश में यातायात प्रबंधन समय की आवश्यकता है और यातायात नियमों का उल्लंघन परेशानियों को बढ़ाता है। इस संकट को हल करने के लिए दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप नयन ट्रैफिक जाम की जटिलताओं को हल कर रहा है। नयन सर्च ट्रैफिक के लिए अत्याधुनिक, कुशल और तेज प्रबंधन समाधान प्रदान करता है। यह वाहन चालकों को अधिक कुशलता से वाहन चलाने और तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है। संस्कृत का वर्ड है तो नयन मतलब आंखें, तो हमारा कंप्यूटर विजन को सब कुछ देखना पसंद है। तो हम देखना चाहते हैं कि सड़कों पे क्या क्या चाल ढाल है गाड़ियों का, गाड़ियाँ किस तरह से वायलेशंस करती हैं, नहीं करती हैं, किस तरह से लीगल पार्किंग होती है, किस तरह के क्या क्या डैमेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डैमेज है, कहाँ पे रेड लाइट्स टूटी हुई हैं। प्रेरणा हमारी आई थी इंडिया की व्यवस्था देखते हुए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिटीज़ पैक्ड होती जा रही हैं। नयन की व्यवस्था इस तरह से हुई थी कि आपके अंडर प्रिविलेज्ड जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लो इनकम ग्रुप्स हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, जितने अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी शुल्क कम है, उन सबको आप काम दीजिए नयन के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति उनको प्रदान कीजिए उनके ही मोबाइल फोन पे। AI तकनीक का इस्तेमाल करके नयन मांग के मुताबिक डेटा खोज सकता है, साथ ही ग्राहकों को पुराना और महत्वपूर्ण विजुअल डेटा भी मुहैया करा सकता है। मजबूत और पेटेंट AI समाधान प्रत्येक वस्तु को रिकॉर्ड करते वक्त उसकी पहचान और लेबल करता है और ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर सटीक विवरण मुहैया कराता है। नयन प्रत्येक नए शहर में नए कैमरे या ऐसा कोई हार्डवेयर स्थापित करने पर निर्भर नहीं है। अगर आप ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, ट्रक है, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी कुछ भी चलाते हो, अपने मोबाइल अपने डैशबोर्ड पे लगाइए या अपने मोबाइल के स्टैंड पे लगाइए, एप्लीकेशन डाउन कीजिए और गाड़ी अपनी नॉर्मल चलाइए। हमारी एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खुद ही अपने डेटा, अपने मतलब का डेटा पकड़ती चली जाती है। गवर्नमेंट को जो डेटा चाहिए वो उसको मिल जाता है। जहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन है वहाँ ट्रैफिक वायलेशन मिल गए, जहाँ पे गटर कूड़ा कचरा है वहाँ कूड़ा कचरा मिल गया, ट्रैफिक इश्यूज, ट्रैफिक सिग्नल्स गायब है वहाँ वो मिल गए। और जैसे जैसे आप डेटा कलेक्ट करते चले जाते हो, आपके पॉइंट्स बनते चले जाते हैं। तो दिन के एंड पे, घंटे के एंड पे आप अपने पॉइंट्स को कैश आउट कीजिए, आपकी सीधा वॉलेट में आपकी इनकम आ जाती है। भारत जैसे बड़े देश में छोटे काम से शुरुआत कर अपनी अलग पहचान बनाने का रास्ता नयन के लिए आसान नहीं था। जयन पे 11 साल अमेरिका में थे और वहीं पर उन्होंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की थी। और जब उसने ये कहा कि मैं इंडिया में आना चाहता हूँ और अपना जितना काम मुझे आता है वो मैं अपने इंडिया के प्रोग्रेस के लिए क्यों ना लगाऊं, क्यों मैं यहाँ विदेश में विदेशियों के लिए इतना काम करूँ, इतनी मेहनत करूँ। सो हमारा ये था कि आर यू श्योर, क्या तुम्हें पूरी तरह मालूम है कि तुम यहाँ आके
फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा वापस जाने के लिए। सो उसने कहा कि नहीं, मेरे को बिल्कुल 100% श्योर है कि मुझे अपने कंट्री में ही करना है एंड हमारे कंट्री को न्यू इनोवेशंस और नए टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। नयन सभी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर समाधान है। आज नयन कंपनियों को अपने संचालन को बदलने और डिजिटल जानकारी की जटिलताओं को हल करने में मदद कर रहा है। तापस भट्टाचार्य के साथ तृप्ति त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नयन टेक्नोलॉजीज के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। आगे बढ़ते हैं। 2022 में राजनीति की किन खबरों ने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखते हैं यादें 2022 में राजनीति की राह क्या रही। साल 2022 के आते ही देश की राजनीति का सफर आगे बढ़ चला था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों का शोर सुनाई देने लगा था। राजनीतिक कयासबाजियों का दौर तेज हो गया था। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी और मार्च के महीने में मतदान हुए। 8 मार्च को जब जनता का फैसला सामने आया, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से अधिक समय बाद कोई पार्टी और मुख्यमंत्री 5 साल शासन में रहने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर गया। योगी आदित्यनाथ ने फिर से यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली। आदित्यनाथ योगी। वहीं उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा भी टूट गई। बीजेपी को राज्य की जनता का फिर से समर्थन हासिल हुआ। पंजाब में आए चुनावी नतीजों ने भी कई दिग्गजों को धूल चटाई। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। गोवा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही निराश किया। नतीजे बीजेपी के लिए खुशियों भरे रहे। जहां प्रमोद सावंत की अगुवाई में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की, तो मणिपुर में भी सत्ता की कमान भाजपा के खाते में आई। साल 2022 में 2 ऐसे राज्यों में भी सत्ता बदल गई जहां विधानसभा चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन राज्य की सत्ता का या तो चेहरा बदला या गठबंधन। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई। नतीजा, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। 5 जुलाई को एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार ने शपथ ली। सत्ता में अपने साझेदार बदलने के खेल में माहिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का सफर तो जारी है, लेकिन राज्य की राजनीति में सारे समीकरण इधर से उधर हो गए। जेडीयू और आरजेडी ने फिर से गठबंधन कर लिया। तमाम छोटे दल भी साथ आए हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी राज्य में सत्ता में साझेदार से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई। 2022 में देश भर में अलग अलग जगहों पर लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट खाली करने के कारण हुए आजमगढ़ में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया। आजमगढ़ की जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी मानी गई। इस साल 25 जुलाई की तारीख भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पर दर्ज हो गई, जब देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिली। 2022 में ही जगदीप धनखड़ के तौर पर देश को नए उपराष्ट्रपति मिले। किसान परिवार से आने वाले धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। साल के आखिरी महीने में 8 दिसंबर 2022 को गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आए। 27 वर्षों से लगातार सत्ता में रही बीजेपी का गुजरात में सत्ता का सफर न केवल जारी रहा, बल्कि गुजरात के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत भाजपा के खाते में रही। हालांकि 8 दिसंबर को आए नतीजों में हिमाचल में बीजेपी फिर से सत्ता में बने रहने में सफल नहीं हो पाई। कड़े मुकाबले में कांग्रेस को राज्य में बहुमत हासिल हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के नए सीएम के तौर पर शपथ ली।
2022 में शराब से जुड़े मुद्दे भी खूब चर्चा में रहे। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगे। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति को वापस ले लिया। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। दिसंबर महीने के बीच में ही बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। शराबबंदी को लेकर और जहरीली शराब से मौत को लेकर नीतीश कुमार घिरते नजर आए। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस साल कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष का विधिवत चुनाव प्रक्रिया के बाद चयन किया। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी नेहरू गांधी परिवारों के इशारों पर चल रही है। चुनावी हार जीत से इतर कुछ खबरें 2022 में सुर्खियों में रही। दिसंबर महीने में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना के अवैध घुसपैठ का मामला दिसंबर में खूब सुर्खियों में रहा। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में ये मुद्दा छाया रहा। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए साफ साफ कहा कि चीन की सेना को उनकी पोस्ट पर वापस भेज दिया गया है। इस घटना में कोई भी भारतीय सैनिक न तो गंभीर रूप से घायल हुआ है और न ही किसी की मौत हुई है। और वहीं सीमा सुरक्षा बल ने कल असम में भारत बांग्लादेश सीमा के पास से एक वाहन से नशीली याबा गोलियों की बड़ी खेप पकड़ी है। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें 17,000 याबा टैबलेट बरामद हुई। जब्त की गई इन गोलियों की कीमत 1.70 करोड़ रुपए है। बीएसएफ ने वाहन चालक को भी पकड़ लिया है। यूक्रेन में रूसी अभियान के कारण उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा लागू करने वाले देशों के विरुद्ध रूस ने तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूसी सरकार के वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक राज्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आपूर्ति के अनुबंध पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य सीमा तय करने वाले विदेशी संस्थानों और व्यक्तियों को तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी गई है। ये आदेश अगले साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 महीने के लिए लागू रहेगा। राज्यादेश में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रतिबंध के दायरे में आने वाले देशों को पेट्रोल आपूर्ति की विशेष अनुमति दे सकते हैं। रूसी पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा G7 देशों के समूह, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने पर इस महीने की 5 तारीख को लागू हुई थी। इसमें देशों को प्रति बैरल रूसी तेल पर $60 से अधिक के भुगतान पर रोक लगाई गई थी। रूस सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। उधर अमेरिका में बर्फीले चक्रवाती तूफान से अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क का बफेलो शहर इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बफेलो में अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरे अमेरिका में तापमान में गिरावट आई है। भारी हिमपात से कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के कारण हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। तूफान में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। न्यूयॉर्क स्टेट के अधिकारियों ने कहा है कि आपातकर्मी तूफान में लोगों की तलाश उन्हें कर रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क में बचाव अभियान में सहायता के लिए नेशनल गार्ड ने सैकड़ों सैनिकों को तैनात किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क स्टेट के लिए आपातकालीन केंद्रीय मदद की मंजूरी दे दी है। न्यू जर्सी स्टेट ने न्यूयॉर्क स्टेट में आपातकालीन मदद भेजी है। दक्षिणी जॉर्डन में भारी बारिश से प्राचीन शहर पेट्रा में अचानक बाढ़ आ गई, जिसने जल्द ही इसे एक तेज बहने वाली नदी के रूप में बदल दिया। पास के पहाड़ों से बाढ़ का पानी ऐतिहासिक रोज गोल्ड रॉक सिटी में आ गया, जो 2000 वर्षों से स्थापित है। पर्यटकों को निकालने का काम किया जा रहा है क्योंकि पानी अधिक भर गया है। वहीं अन्य पर्यटकों को भी एक अलग मार्ग से बचाया जा रहा है क्योंकि मार्गों को बहुत खतरनाक माना जा रहा है इस समय पर। ऐसे में जॉर्डन में अतीत में अचानक आई बाढ़ से कई घातक घटनाएं घटित हुई हैं। इससे पहले 2018 में 20 से अधिक लोग मारे गए थे और 1963 में 23 फ्रांसीसी पर्यटक प्राचीन पेट्रा शहर में अचानक आई बाढ़ में बह गए थे।
अगले साल 3 जनवरी से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी। टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आराम दिया गया है। वहीं शिवम मावी और मुकेश कुमार जैसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव उप कप्तान की भूमिका में होंगे। इनके अलावा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार भारतीय टी20 टीम के हिस्सा होंगे। टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगी। एक दिवसीय सीरीज के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। उप कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। इनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह टीम के हिस्सा होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में चेल्सी ने बोर्नमथ को हरा दिया। मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में चेल्सी ने 2-0 से जीत हासिल की। इस मैच में चेल्सी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। मैच में चेल्सी की तरफ से पहला गोल काई हॉवर्ट्स ने 19वें मिनट में किया। इसके बाद 24वें मिनट में मेसन माउंट ने बोर्नमथ के गोल पोस्ट में गोल दागकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हरा दिया। मंगलवार देर रात खेले गए एक तरफा मुकाबले में मैनचेस्टर का शानदार खेल देखने को मिला। मुकाबले के शुरू से ही आक्रामक रही मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले हाफ में 2 सफलताएं मिली। पहला गोल 19वें मिनट में मार्कस रैशफोर्ड के शॉट से आया। इसके बाद एंथनी मार्शल ने 3 मिनट बाद ही दूसरा गोल दागकर मुकाबले में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में तीसरा गोल मैनचेस्टर की तरफ से ही फ्रेड ने 87वें मिनट में करते हुए मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।